साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नौकरियों एवं भारतीय छात्र और उनके गार्जियन के ऊपर विचार करेंगे, जो कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। अगर साथियों आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास के बारे में, जिसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली के 3 भाग होंगे: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जिसमें प्राचीन काल शिक्षा प्रणाली को पहला भाग कहते हैं। प्राचीन काल यानी वैदिक काल, जिसमें ऋषि मुनि हुआ करते थे, जिसके साथ धनुर्विद्या और वेदों का भी ज्ञान दिया करते थे तथा उनको यह भी समझाया जाता था कि कठिन से कठिन समय में भी कैसे जिया जाए और किस प्रकार अपने कामों को खुद किया जाए। उस समय गुरु के आश्रम में शिष्यों को भिक्षा मांगकर खाना पड़ता था, चाहे वह शिष्य किसी राजा का लड़का हो या किसी अन्य का, जिसके साथ शिष्य का शारीरिक व मानसिक विकास के साथ जीवन जीने का ज्ञान भी हो जाता था और वह अपना जीवन सामाजिक समस्याओं से लड़ते हुए आसानी से जी लेते थे। उसके बाद उनकी शिक्षा जब पूरी हो जाती थी तो वह गुरु दक्षिणा देते थे अपने गुरु को। और आज के समय शिक्षा शुरू होने से पहले ही गुरु दक्षिणा यानी फीस देनी पड़ती है छात्रों को, चाहे वह स्कूल हो या कॉलेज हो या कोचिंग हो। इन संस्थानों में फीस देने के बाद ही शिष्य की शिक्षा स्टार्ट की जाती है और कोई गारंटी नहीं होती है जो शिक्षा उस शिष्य को दिया गया है वह शिष्य उस शिक्षा के लायक हुआ है कि नहीं। इसके बाद साथियों बात कर लेते हैं मध्यकाल शिक्षा व्यवस्था की। यह काल मुसलमानों के शिक्षा का दौर माना जाता है। मध्यकाल के दौरान में इस्लामिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया था और कुरान के शिक्षाओं को मध्यकालीन मदरसों में पढ़ाया जाने लगा गया था। तुर्क, अफगानिस्तान और ईरानियों ने अपनी अपनी भाषाओं में शिक्षा को प्रसारित किया। उस समय शिक्षित और औपचारिक पदों पर इस्लामिक भाषा बोलने वाले लोगों की नियुक्ति हुआ करती थी। साथ ही साथ मध्यकाल में हिस्ट्री, मैथ, साइंस जैसे विषयों में थोड़ी तेजी देखने को मिली। चिकित्सा के क्षेत्र में मध्यकालीन शिक्षा आज भी काम में लाई जाती है। मुगल काल आते आते शिक्षा का विकास इतनी तेजी से नहीं हो पाया जितनी तेजी से होनी चाहिए। खैर साथियों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि मुस्लिम हमलावरों ने 1200 सदी आते आते नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा संस्थानों को जलाकर बर्बाद कर चुके थे। इसीलिए मध्यकाल में शिक्षा का प्रसार उतने अच्छे से नहीं हो पाया और इस काल में मुगलों द्वारा युद्धात्मक स्टोरी आपको ज्यादा सुनने को मिलती है। आइए साथियों अब बात करते हैं आधुनिक काल की, जिसमें आप और हम सभी लोग जी रहे हैं। 1854 से पहले भारत में छोटे बड़े सब मिलकर 1 से 1.5 लाख पाठशालाएं थी, जहां पर कुछ भी फिक्स नहीं था। ना तो स्कूल आने का समय, ना तो प्रतिदिन स्कूल लगने का समय और ना ही छात्र नियमित रूप से स्कूल आते थे। और बताया ये भी जाता है जब खेती का समय आता था तब शिक्षक सहित छात्र भी खेती करने में जुट जाते थे और उस समय कुछ फीस फिक्स नहीं हुआ करती और ना ही कोई सेपरेट बिल्डिंग रहा करती जहां पर छात्र बैठकर आराम से पढ़ सके। और ज्यादातर लोग पेड़ की छांव में और जमीन पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे। आज साथियों हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव आया। 1854 के बाद वुड डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और मैग्ना चार्ट ऑफ इंग्लिश को लागू कर दिया। 1854 के शिक्षा अधिकारी चार्ल्स वुड ने स्पीच दिया, जिसके तहत भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कई सारे बदलाव किए गए, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन को जरूरी कर दिया गया गांव और शहरों के लिए। इसके अलावा हर एक जिले में एक स्कूल खोले गए। माना यह भी जाता है कि भारत के शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी का चलन 1835 से ही था, लेकिन ये 1854 के बाद
सभी स्कूलों में सीखना जरूरी कर दिया गया। अब स्कूलों के पास अपनी खुद की बिल्डिंगें भी थी और एग्जाम भी होते थे और स्कूलों की एक फिक्स फीस भी होती थी और इसके साथ अनुशासन को बनाए रखने के लिए बहुत सारे मापदंड बनाए गए और क्रिश्चियनिटी के बारे में विद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा गया। उसके बाद साथियों 1857 तक बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में एक एक यूनिवर्सिटी खोल दी गई जो आज भी मौजूद है। साथियों, अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा प्रणाली को सुधारा, लेकिन वह हमारे कल्चर को बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 1830 में थॉमस बेबिंगटन जैसे व्यक्तियों ने इंडियन एजुकेशन की धज्जियां उड़ाने में और उसका मजाक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और हम लोगों को असभ्य तक बना दिया। इसके अलावा हमारी सांस्कृतिक और वैदिक भाषाओं को गालियां तक दिया और साथियों धीरे धीरे 1857 से अंग्रेजी कल्चर का विस्तार होता गया। माना ये जाता है इनका ये अंग्रेजी कल्चर धीरे धीरे हमारे स्कूल और कॉलेजों में देखने को मिलता है और नौबत यहाँ तक आ गई कि आजकल के कुछ छात्र और छात्राएं अपने कल्चर से दूर जा चुके हैं। उनके रहन सहन और उनके पहनावे से भारतीयपना बिल्कुल नहीं दिखती, जिसमें उनके वेशभूषा और लड़कियों के छोटे छोटे कपड़े पहनने का ट्रेंड काफी तेजी से विकसित हुआ और ये सब करके हमारे देश के छात्र और छात्राएं अपने आप को मॉडर्न बताते हैं और बचा कुचा कल्चर टीवी सीरियल और सोशल मीडिया ने डुबा कर पूरा कर दी। साथियों, अक्सर आप देखेंगे टीवी और सोशल मीडिया के जरिए ऐसे इनको सपने दिखाए जाते हैं जो कि ये सपने कभी पूरे नहीं होते, लेकिन उनके मन में एक मानसिकता बन जाती है। हालांकि इनको सपने दिखाने में हमारे देश की कोचिंग संस्थाएं भी कम जिम्मेदार नहीं है। अक्सर आप देखेंगे इन कोचिंग संस्थाओं के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगा दिए जाते हैं जिसमें ये इनको दिखाया जाता है कि हमारे वहां से इतने % लोग गवर्नमेंट सर्विस में सेलेक्ट हो गए। हालांकि ये सारी चीजें देखने के बाद हमारे देश के छात्रों में एक जुनून सा तो लग ही जाता है, लेकिन ये कोचिंग संस्थाएं इनका मिसयूज करती हैं और इनको यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं के सपने दिखाती हैं और उनसे मोटा पैसा लेती रहती है। अब साथियों, यूपीएससी का जिक्र आ ही गया तो इसके बारे में भी बातें कर ही लेते हैं। साथियों, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको लोग सिविल सर्विस के नाम से जानते हैं, इसका भौकाल हमारे देश के बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सहित कुछ राज्यों में ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि इस सिविल सर्विस का परसेप्शन ऐसा बना दिया गया है कि आप इस सिविल सर्विस में अगर जो सेलेक्ट हो गए तो आप जिसको चाहो उसको सस्पेंड कर सकते हो, जिसको चाहो उसको डांट कर चुप करा सकते हो। रिपोर्ट ऐसी है जिसमें ये लिखा हुआ आपने दिया है कि इनका में जा रहा है, एक भी कागज का टुकड़ा ऐसा है या नहीं, है या नहीं, सस्पेंड कर दो इसे। शाम को सस्पेंड हो जाए। और ऐसी बात हम तुम यहाँ पे अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ के रखो। क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमें यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। इसके अलावा प्रशासन के लोग आपके साथ में रहेंगे, यानी इन नौकरशाह लोगों की पोस्टिंग जहां होती है ये वहां के राजा कहलाते हैं। और सच्चाई साथियों, मैं आपको ये बताऊं, यही भौकाल देख के हमारे देश के छात्र व उनके गार्जियन इस यूपीएससी कंपटीशन की तरफ ज्यादातर आकर्षित होते हैं, जिसमें इन छात्रों के गार्जियन यह सपना देखकर बैठे होते हैं कि उनका बेटा किसी जिले का राजा बनकर बैठेगा और इसी समय का फायदा उठाकर हमारे देश की बहुत सारी ऐसी कोचिंग संस्थाएं हैं जो उनसे पैसा लूटती हैं, जिसका इशारा देश के प्रसिद्ध यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी सर भी अपने एक वीडियो में करते हैं। साथियों, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा,
आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। साथियों, एक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि पिछले 6 से 7 वर्षों में विज्ञापनों में सिविल सर्वेंट की 1000 व्यक्तियों की जनसंख्या है, लेकिन IAS की पदों की संख्या कभी विज्ञापन के जरिए नहीं बताई जाती। और साथियों, उम्मीदवारों के मन में IAS के पद को लेकर हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है तथा हर साल यही चर्चा रहती है कि IAS के पदों की संख्या 200 रहती है या उससे अधिक। और IAS परिणामों का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलता है कि हर साल भारतीय प्रशासनिक सेवा में 180 लोगों का चयन हुआ है और इन्हीं 180 सीटों को लेकर हर साल लगभग 10 से 15 लाख लोग आवेदन करते हैं और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा छात्र UPSC की तैयारी करते हैं। और साथियों, इस सिविल सर्विस का भौकाल कम ना हो, इसलिए 12th फेल जैसी पिक्चरें भी दिखाई जाती हैं, जिसे देखकर छात्र प्रेरित होते रहे और कोचिंग संस्थानों की इनकम बढ़ती रहे। हालांकि इसके अलावा कई सारी नौकरियों का ऑप्शन है छात्रों के पास। इस वीडियो में UPSC का विश्लेषण करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि छात्र अपने आप को एक तराजू पे तौलें। अगर जो उस श्रेणी में अपने आप को समझते हैं, तब जाके आप ऐसे संस्थानों में पढ़ाई कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। लोगों को गुमराह करके, अपने परिवार का पैसा डुबा करके इसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा आपके जीवन में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उम्मीद है साथियों, ये मेरा विश्लेषण आपको कुछ सुझाव दे सकता है। नहीं तो आप खुद इतने समझदार हैं, खुद इस टॉपिक पर एक विचार कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।